हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपनी राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, राजस्थान की जलवायु और मानसून तंत्र में मानसून तंत्र पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कल हमने जलवायु पढ़ी थी राजस्थान की, उसका 2-3 मिनट एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको कल बताया सबसे पहले जलवायु और मौसम का अंतर। जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है? मौसम एक अल्पकालिक घटना होती है, जलवायु एक दीर्घकालिक घटना। लगभग 30 वर्ष का डाटा लिया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? राजस्थान की जलवायु और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने क्या क्या पढ़ा? अक्षांशीय स्थिति किसी स्थान की। अगर कोई स्थान उच्च अक्षांशों पर स्थित है तो वहाँ तापमान कम होगा, वहाँ वर्षा कम होगी। कोई स्थान भूमध्य रेखा के जितना पास में है वहाँ तापमान उतना ज़्यादा अधिक होता है। तो पहला पढ़ा हमने अक्षांशीय स्थिति। उसके बाद हम आए कहाँ? समुद्र तल से दूरी और समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्या? राजस्थान के संदर्भ में अरावली पर्वतमाला। ये राजस्थान का जो मानसून है वो अरावली से समानांतर निकल जाता है। इसके कारण राजस्थान को अरब सागर की जो खाड़ी से जो वर्षा प्राप्त होती है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। फिर उसके बाद हमने जलवायु के वर्गीकरण पढ़े। कुछ सामान्य वर्गीकरण थे, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। राजस्थान का एक हमने पढ़ा सामान्य वर्गीकरण, एक हमने पढ़ा सामान्य वर्गीकरण, एक हमने पढ़ा व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में हमने राजस्थान को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिनमें पहला था हमारा शुष्क कटिबंध शुष्क प्रदेश। नंबर 2 पे था हमारा अर्धशुष्क। नंबर 3 था हमारा आर्द्र। नंबर 4 अति आर्द्र। नंबर 5 नंबर 3 था हमारा उप आर्द्र आर्द्र। उसके बाद आर्द्र और अति आर्द्र। ये हमने 5 डिवाइडेशन पढ़े किसके? सामान्य वर्गीकरण। ये वर्गीकरण हमने किस प्रकार किया था? वर्षा के आधार पे। शुष्क प्रदेश जो था उसमें 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा हमें बताई थी। अर्धशुष्क में 20 से 40 सेंटीमीटर, उप आर्द्र में 40 से 60, आर्द्र में 60 से 80 और अति आर्द्र 80 से अधिक या 80 से 120। ये इनका सामान्य सा वर्गीकरण था। कल मैंने आपको केवल बेसिक बेसिक समझाया था, आज मैं आपको इनके जिले याद करवाने की कोशिश करता हूँ। कल मैं अगर आपको जिले याद करवाता तो शायद आप कंफ्यूजन रहता आपको। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? व्यक्तिगत वर्गीकरण। कौन कौन से? एक पढ़ा हमने कोपेन। कोपेन में मैंने आपको क्या बताया था? कोपेन ने वनस्पति को मुख्य आधार माना था। कोपेन के बाद हमने पढ़ा त्रिवार्था और नंबर 3 हमने पढ़ा थॉर्नथवेट। अब मैं आपको इनके तीनों के एक बार तुलना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है हमारा कोपेन, दूसरा है त्रिवार्था वार्था और थॉर्नथवेट। कोपेन ने मुख्य आधार रखा किसको? वनस्पति को। कोपेन का मुख्य आधार क्या था? वनस्पति। तो मैंने आपको बताया था कोपेन जो थे एक वनस्पति शास्त्री थे, तो इसलिए उनका कोपेन का मुख्य आधार क्या था? वनस्पति। इसके बाद त्रिवार्था, त्रिवार्था का मुख्य आधार था क्या? वर्षा। इसके बाद आए थॉर्नथवेट। थॉर्नथवेट ने क्या? वाष्पीकरण। ये इनके मुख्य आधार थे। तो हमें एक चीज याद हुई तीनों की तुलना में, कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्नथवेट, इनमें मुख्य अंतर क्या था? वनस्पति, वर्षा और वाष्पीकरण। अब इन्होंने जो वर्गीकरण दिए उनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्रिवार्था से। कोपेन हमें लगभग सबको याद होता है, लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? त्रिवार्था से। देखिए जो दक्षिणी राजस्थान जो था उसको त्रिवार्था ने नाम दिया क्या? AW। जैसा कि सेम किसने दिया था? कोपेन ने, AW। तो ये हुए हमारे दो, AW AW। इसके बाद
जो शुष्क प्रदेश था को कोपेन त्रिवार्ता ने क्या नाम दिया था, BWH। ने बताया था कि जो अंतिम वाला W था उसको त्रिवार्ता ने हटा दिया, तो ये क्या हुआ, BWH, जो शुष्क प्रदेश का हिस्सा था। कोपेन ने इसको नाम दिया BWHW। के बाद BSHW। के बाद चौथा था, त्रिवार्ता ने क्या किया था, जो कोपेन का CWG था उसमें से W को हटा के वहां क्या रखा, A, तो G को हटा के वहां क्या रखा, A, तो CAW। ये किसका था, त्रिवार्ता का। कोपेन ने इसी को क्या कहा, CWG। तो ये चार मेन इनके क्या थे, जलवायु प्रदेश थे, कोपेन और त्रिवार्ता के। अब इसके बाद बात करें किसकी, जो थॉर्नटोएट थे उनके बारे में। थॉर्नटोएट का मैंने आपको बताया कि थॉर्नटोएट ने कैसे डिवाइड किया था, जो नीचे वाला सबसे दक्षिणी पोर्शन जो था राजस्थान का, जो जिसको इन्होंने CAW कहा था, उसको इन्होंने कहा CA-W, CA-W। इसके बाद जो मेन राजस्थान को इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया था, मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी भाग था उसमें हम रखेंगे किसको, A को, B को, क्योंकि B ऊपर आता है, नीचे रखेंगे किसको, A को। ये मैंने आपको याद करवाने के लिए बताया था कि DA-W, DB-W। तो B कहाँ आएगा, ऊपर उत्तरी भाग में, देखिए DB-W और DA-W, ये हुए। उसके बाद बचा कौन सा अपना, EA-D, जो पश्चिमी राजस्थान शुष्क प्रदेश जो है जिसको हम कहते हैं वो। तो मेन चीज हमने क्या याद की कि कोपेन के 4 जलवायु वर्गीकरण थे, AW, BWHW, BSHW, CWG। त्रिवार्ता सेम इसी प्रकार से, लेकिन थॉर्नटोएट थे उनमें दक्षिणी राजस्थान को उन्होंने कहा CA-W। के बाद उसके थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम, पूर्वी राजस्थान या पूर्वी मैदान जो था उसको उन्होंने कहा DA-W। उसके थोड़ा और ऊपर चलेंगे, पूर्वी और जो उत्तरी भाग है उस साइड में, उसको क्या कहा, DB-W। फिर जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश था उसको उन्होंने कहा EA-D। अब देखिए थॉर्नटोएट का मैं आपको नक्शा याद करवाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा राजस्थान मान लीजिए, तो इसमें जो सिरोही से लेके कोटा और बारां तक तो इन्होंने कहा CA-W। सिरोही से लेके कोटा और बारां तक इसको कहा इन्होंने CA-W। जैसलमेर और कुछ भाग बीकानेर तो इन्होंने कहा EA-D। EA-D, ये दोनों छोटे छोटे पार्ट्स थे इनके। फिर इन्होंने जो सबसे बड़ा पोर्शन रखा वो रखा DA-W का, DA-W का, जिसमें लगभग राजस्थान का अधिकतम हिस्सा जो था वो DA-W में। तो थॉर्नटोएट का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो कौन सा है, DA-W। और जो उत्तरी और पूर्वी राजस्थान था इसको इन्होंने कहा DB-W। तो ये हुए थॉर्नटोएट का। त्रिवार्ता का और कोपेन का सेम है जिले। मान लीजिए ये हमारा राजस्थान, तो राजस्थान में जो दक्षिणी भाग है तो इन्होंने कहा CWG या CA-W। मैं दोनों का बता रहा हूं एक साथ। CWG हम इसको मान लेंगे, ओ सॉरी AW इसको हम मान लेंगे, दक्षिणी भाग जो है। उसके बाद इस पोर्शन को हम अरावली से लेके और अलवर तक इसको हम मानेंगे CWG या CA-W। उसके बाद जो अरावली से लेके और जैसलमेर तक और ऊपर गंगानगर तक जो पार्ट था उसको हम बांटेंगे 2 भागों में। किस तरीके से, अब इनमें जो शुष्क प्रदेश वाले जो जिले हैं जैसे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, वो दोनों में आंशिक आंशिक रूप से आएंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद फिर हम आगे पढ़े किसके बारे में, इनकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में। अब एक चीज मैं आपको याद करवाता हूँ, क्या, कि जो AW है इसके आप जिले याद रखिए।
क्योंकि एग्जामिनर इससे क्वेश्चन बना लेता है कभी कभार। देखिए AW में जिले आप कौन कौन से याद रखेंगे? एक तो वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, दक्षिणी राजस्थान है ये इससे। दूसरा कौन सा याद रखेंगे? जो हाड़ौती है। इसमें कौन कौन से याद रखेंगे? कोटा, बूंदी, बूंदी इसमें नहीं आएगा, कोटा, बारा और चित्तौड़ आंशिक रूप से और झालावाड़ पूरा। तो कोटा और बारा कल मैंने आपको बताया कि ये कैसे आएंगे? आंशिक रूप से। कोटा बारा आंशिक रूप से, झालावाड़ पूरा, बूंदी नहीं आएगा। तो एग्जामिनर गलती कहाँ करवाता है? बूंदी इसमें देखिए, बूंदी का आता भी है तो बिल्कुल माइनर सा पार्ट आता है जिसको हम इसमें नहीं रखते हैं। कोटा का भी दक्षिणी जो भाग है वो इसमें शामिल होता है, बिल्कुल कम। झालावाड़ इसमें पूरे तरीके से आता है। तो ये आपको याद रखना है कि दक्षिणी राजस्थान वाला AW वाला जो पार्ट है कोपेन का, उसमें जिले कौन कौन से आते हैं? वागड़ और हाड़ौती। हाड़ौती में बूंदी नहीं है, कोटा आंशिक रूप से है, झालावाड़ पूरा है। तो ये हुआ हमारा कौन सा? इनका जलवायु वर्गीकरण। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कौन सा? राजस्थान का मानसून। देखिए मैं आपको ये जिलों की प्रैक्टिस करवाने के लिए लाया था। ये AW, जैसे इसको मानिए AW, ये यहाँ तक AW। फिर इसके बाद ये जिले आएंगे CWG में, CWG, ये AW के बाद ये हुई हमारी अरावली, और इसको हम बांटेंगे दो पार्ट्स में तरीके से। और ऊपर रखेंगे यहाँ तक तरीके से। ये हुआ BWHW, ESHW, CWG और AW। तो ये आपको नक्शा याद रखना है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। एक आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन से चीज़ें क्या होती हैं कि लंबे समय तक याद रहती हैं, वरना कन्फ्यूजन बहुत होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम राजस्थान का मानसून पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ राजस्थान की जलवायु और मानसून जो टॉपिक हम कवर करते हैं उसमें हम 2 से 3 चीज़ें कवर करते हैं। एक तो हम जलवायु पढ़ चुके हैं, जलवायु के पैटर्न, जलवायु की विशेषताएं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम आएंगे राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण में दूसरी दिशा में, के आधार पे ऋतु वर्गीकरण के आधार पे कि राजस्थान में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, उन ऋतुओं में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे कि राजस्थान में कितनी ऋतुएं होती हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है जो हमें समझना है। उसके बाद इन ऋतुओं में कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं, प्रमुख घटनाएं होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा इनकी कुछ समयावधि होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका राजस्थान पे प्रभाव पड़ेंगे, प्रभाव। देखिए राजस्थान में पहली 4 ऋतु पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आपको बताता हूँ कौन कौन सी। पहली है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है वर्षा ऋतु, तीसरी है शरद, नंबर 4 शीत ऋतु। तो ये मेनली 4 ऋतुएं राजस्थान में पाई जाती हैं। अब इनके अंदर कुछ हमें प्रमुख प्रमुख घटनाएं देखने को मिलती हैं, इनकी समयावधि हमें याद करनी है और इनका राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें याद रखना है। ये किस अकॉर्डिंग हमें याद रखना है? मेंस के अकॉर्डिंग, या प्री में कोई स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जाता है तो के अकॉर्डिंग वो याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया कि राजस्थान में 4 प्रकार की जो मेनली ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली है अपनी कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, याद क्या क्या होना चाहिए? इस समयावधि याद होना चाहिए। पहला
समयावधि हमें याद होनी चाहिए। तो इसकी समयावधि है मार्च से लेके जून तक का जो महीना होता है तो हम किस में लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में। इसके अलावा इसकी कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को हमें याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? एक होती है लू चलना। लू कैसे चलती है वो हम बात करेंगे। लू चलना। नंबर 2, आंधी चलना। के बाद एक पश्चिमी राजस्थान का टर्म है भभूलिया। ये 3 मेन चीजें हमें याद रखनी है किसके बारे में, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। बात करते हैं हम अपनी ग्रीष्म ऋतु से। समयावधि मैंने बताया आपको कब, मार्च से लेके जून तक का जो महीना होता है उसके बीच में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में एक अभिवहनीय धाराएं चलती हैं। अभिवहनीय धाराओं का क्या मतलब है कि जो धाराएं जो पवनें क्षैतिज रूप से चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा की ओर आना स्टार्ट होता है। मार्च से लेकर जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा की ओर आना स्टार्ट होता है। तो जो धरातल के पास की जो हवा है वो गर्म होना स्टार्ट होती है, और गर्म होना स्टार्ट होती है तो गर्म होके हवाओं का नेचर होता है कि जहाँ से हवाएं गर्म होंगी वो गर्म होके ऊपर उठती हैं। तो वहाँ क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है, लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब। अब जब हवाएं 2 तरीके से चलती हैं, गर्म होके ऊपर उठती हैं, तो एक चलती हैं अभिवहनीय या क्षैतिज रूप से, और एक चलती हैं ऊर्ध्वाधर रूप से, ऊर्ध्वाधर या समवहनी। तो हवाएं 2 तरीके से चलती हैं। अभिवहनीय हवाएं चलती हैं या क्षैतिज जो जमीन के बिल्कुल सटी हुई हवाएं चलती हैं उनको हम कहते हैं लू। इनको क्या कहा जाता है, लू। और इनको कहा जाता है आंधी। तो हवाओं, अगर क्वेश्चन आता है कि हवाओं का समवहनी प्रभाव क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आंधी। और हवाओं का अभिवहनी प्रभाव क्या कहलाता है, लू। ये किसकी घटनाएं हैं, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की घटनाएं। अब देखिए इनकी कुछ बात करते हैं। लू जो है सर्वाधिक किसको प्रभावित करती है, बाड़मेर को। ये आपको याद रखना है कि लू का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, बाड़मेर पे। आंधी का सबसे ज्यादा प्रभाव या आंधी सर्वाधिक कहाँ चलती है, गंगानगर। फ्री में इफेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो लू चलती है बाड़मेर और आंधी चलती है सर्वाधिक गंगानगर। अब मैंने आपको बताया कि जो हवाएं गर्म होके ऊपर उठती हैं, जब आपने देखा होगा कि जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं गर्मी के महीने में, मई जून के महीने में, तो सामने से जो हवाएं आके लगती हैं उनको हम लू कहते हैं। वो गर्म हवाएं होती हैं। लेकिन जब आंधी आती है तो आंधी आने पे तापमान में गिरावट होती है। क्यों? क्योंकि आंधी में नमी होती है। आंधी अपने साथ ऊपर उठती है, नमी लेके आती है साथ में। तो आंधी क्या करती है, तापमान को गिराती है। तापमान में गिरावट पैदा करती है क्या, आंधी। लू क्या कार्य करती है, लू तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये हुई हमारी कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। समयावधि मार्च से लेकर जून। घटनाएं कौन कौन सी, लू, आंधी और भभूलिया। भभूलिया मैं बता देता हूँ, भभूलिया कहते हैं चक्रवात को। जब किसी स्थान पर हवाओं के गर्म होने से केंद्र में निम्न वायुदाब बने और चारों तरफ उच्च वायुदाब का क्षेत्र पैदा हो जाए, तो हवाएं इस तरीके से रोटेट करती हुई ऊपर उठती हैं। इनको कहा जाता है क्या, भभूलिया। ये सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, बीकानेर में। तो आंधी सबसे ज्यादा गंगानगर, लू सबसे ज्यादा बाड़मेर और भभूलिया सबसे ज्यादा बीकानेर। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगली ऋतु की तरफ। कौन सी हमारी, वर्षा ऋतु या मानसून, जो हमारा रीट मेंस में अलग से टॉपिक
मेंशन है, आर्यस में मेंशन है। वर्षा ऋतु का जो सबसे पहले उसी तरीके से समयावधि हमें याद होनी चाहिए। के बाद कुछ प्रमुख घटनाएं हैं वो हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद मानसून के कुछ प्रमुख फैक्ट्स हमें याद होनी चाहिए, जैसे हमने कैसे आंधी, बबूलिया और लू के बारे में फैक्ट्स याद किए, ऐसे हमें मानसून के भी कुछ फैक्ट्स याद होनी चाहिए। देखिए, वर्षा ऋतु की जो समयावधि है वो हम मानते हैं जून से लेके सितंबर तक, या मानसून की जो समयावधि है वो मानी जाती है जून से सितंबर तक। इसके बाद इसमें घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? की प्रमुख घटना है मानसून। फिर मानसून के अंदर हम बहुत सारी घटनाएं पढ़ेंगे, मानसून प्रस्फोट पढ़ेंगे, मानसून विच्छेद पढ़ेंगे, कार्तिक हीट पढ़ेंगे, तो और फिर उसके बाद हम मानसून के कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना है? हमें जानना है मानसून के बारे में। मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, मानसून के बारे में। पहला सवाल कि मानसून होता क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, मानसून क्या होता है? मानसून क्या है? ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मानसून की घटना उत्पन्न कैसे होती है? ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, मानसून की शाखाएं कौन कौन सी हैं? और क्वेश्चन नंबर 4, इन शाखाओं का राजस्थान पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये राजस्थान को कैसे प्रभावित करती हैं? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं आपको बताता हूँ अब किसके बारे में, मानसून के बारे में। आप ये सबसे पहले एक मैप देख रहे होंगे अपने सामने, तो इस मैप पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ नॉर्मली बातें शेयर करना चाहता हूँ कि क्या है कि किसी स्थान विशेष पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ की हवा गर्म होती है, और गर्म हवा का ये नेचर होता है कि गर्म हवा कैसे ऊपर उठती है। इसलिए आपने देखा होगा कि घरों में जो रोशनदान होते हैं वो ऊपर की साइड में लगाए जाते हैं, जिससे कि गर्म हवा बाहर निकले और वेंटिलेशन अच्छे से हो। तो उस रोशनदान से आप याद रखेंगे क्या, वो क्यों लगाए जाते हैं? गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए। गर्म हवा कैसे बाहर निकलती है कि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है। इसको क्या कहा जाता है? हवा का संवहनीय प्रवाह। तो जब सूर्य किसी स्थान विशेष पे होता है तो उस स्थान विशेष पे हवाओं के गर्म होने से, ऊपर उठने से वहां निम्न वायुदाब पैदा होता है। निम्न वायुदाब का मतलब, जैसे समझिए कि मेरे हाथ पे कोई सामान रखा हुआ है तो यहाँ का वजन ज्यादा है, तो ये वायुदाब इसका ज्यादा है। अगर मैंने सामान को ऐसे ऊपर उठाया तो ये जगह खाली हो गई, तो इसको कहते हैं हम निम्न वायुदाब। और यहाँ हो गया क्या? उच्च वायुदाब। तो हवाओं की एक प्रकृति होती है या ये वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर उनका प्रवाह होता है। जैसे कि आप किसी रूम में अगरबत्ती जलाइए, कहीं भी जलाइए किसी रूम में अगरबत्ती, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद उसकी जो महक है वो आप तक आने लग जाएगी, चाहे आप किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए हों। ऐसा क्यों होता है कि जहां हमने अगरबत्ती जलाई वहां उसका जो प्रवाह था वहां से, और जहां हम बैठे हुए थे वहां तक कैसे हुआ कि यहाँ उसकी सघनता ज़्यादा थी, यहाँ प्रेशर ज़्यादा था। ये हाई प्रेशर से यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं थी, वहां तक उसने ट्रेवल किया और अपने साथ में किसको लेके आई? वो लेके आई सुगंध को। इसलिए आपको सुगंध महसूस होती है। सॉरी। तो इसी के लिए हम किसी एक रूम में बैठे हों तो उस रूम में इक्वली एयर डिस्ट्रीब्यूट रहती है। किस कारण से? हवा के इसी प्रकृति के कारण। नहीं तो ऐसा होता कि हवा कहीं एक कोने में जाके बैठ गई, आप दूसरे कोने में बैठे, तो फिर हवा टाइट हो जाती। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब इतना है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो वहाँ की हवा गर्म होती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहाँ निम्न वायुदाब पैदा होता है, और जहाँ वो हवा जाके रुकती है वहाँ उच्च वायुदाब होता है। अब देखिए, ये है
सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड लेके अलग से समझा देता हूँ। पिछली स्लाइड में मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो अच्छे से गौर से समझिएगा। यहाँ है अरब सागर, यहाँ है बंगाल की खाड़ी। अगर आपको मानसून समझ में आ गया तो ये मानसून आगे जब हम भारत का मानसून पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। राजस्थान में तो ये काम आएगा ही। यहाँ है अरब सागर और यहाँ है बंगाल की खाड़ी। यहाँ से निकली कर्क रेखा, सॉरी यहाँ से निकली कर्क रेखा और नीचे यहाँ कहीं भूमध्य रेखा। मैंने आपको बताया कि जून के महीने में सूर्य होता है वो कर्क रेखा पे होता है। जून के महीने में सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा पे। और जब जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा पे होता है तो यहाँ की हवा, मैंने बताया जब सूर्य हवा को गर्म करता है तो हवा ऊपर उठती है। तो यहाँ की हवा ऊपर उठी तो यहाँ क्या पैदा होगा? लो प्रेशर। मैंने बताया जहाँ से कोई चीज़ हटेगी तो वहाँ क्या पैदा होगा? लो प्रेशर। यहाँ होगा हाई प्रेशर। क्यों? देखिए जल की एक प्रकृति होती है कि जल में एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। मतलब क्या होता है इसका कि आप किसी गिलास में भरे हुए पानी को गर्म कीजिए और एक पत्थर को गर्म कीजिए, तो पत्थर अपने अंदर ऊष्मा धीरे धीरे एक साथ जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा, लेकिन जल धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। तो सूर्य भले ही कर्क रेखा पे है, लेकिन जो पानी को गर्म होने में या पानी की जो हवा है उसको गर्म होने में अधिक समय लगेगा। वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये जो लैंड पार्ट है भारत का, ये जल्दी गर्म होगा, तो इसलिए यहाँ क्या पैदा होगा? लो प्रेशर। तो मैंने क्या बताया कि आपको ये हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करेंगी। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में यहाँ भी हाई प्रेशर और यहाँ भी हाई प्रेशर, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करेंगी? ट्रेवल करेंगी। इस तरीके से यहाँ से बंगाल की खाड़ी से हवाएं चली, यहाँ से अरब सागर से हवाएं चली और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलेंगी। इस तरीके से तो भारत को मानसून किन दो शाखाओं से प्राप्त होता है? अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान को भी इन्हीं दो शाखाओं से प्राप्त होता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। लेकिन राजस्थान का जो अधिकतर मानसून का जो हिस्सा है, मानसूनी वर्षा है, उसको राजस्थान कहाँ से प्राप्त करता है? जल को बंगाल की खाड़ी से। क्यों? उसको हम आगे समझेंगे। मैंने आपको बताया कि अरावली की वजह से। तो देखिए एक तो रीजन क्या हुआ मानसून के उत्पन्न होने का? लैंड मास और वाटर बॉडी के बीच में हीट डिफरेंस। लैंड मास और वाटर बॉडी के बीच में हीट डिफरेंस। एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन समझिए, दूसरा रीजन है इसका ITCZ। ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मैंने आगे डायग्राम लगा रखा है, आप समझ सकते हैं उससे। ये है ITCZ। ITCZ क्या होता है? वही सेम, सूर्य जहां जहां रहता है वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठी होती है, वहां लो प्रेशर होता है। तो उस एक पट्टी को जहां जहां सूर्य चलता है उसको कहते हैं हम ITCZ। तो ITCZ सूर्य के साथ जब जून का महीना होता है तो उस समय कहाँ शिफ्ट हो जाता है? भारत के ऊपर। ये कौन सा महीना है? मई जून जुलाई, ये महीना। तो ITCZ कहाँ आया? यहाँ। तो यहाँ कैसा? लो प्रेशर क्रिएट हुआ। यहाँ क्या क्रिएट हुआ? लो प्रेशर। और यहाँ क्या है? हाई प्रेशर। हमने बात की जल की विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ से हवाएं किस प्रकार चलेंगी? इस प्रकार से। तो एक रीजन हुआ क्या? ITCZ। अब देखिए जब सर्दियों का समय आता है तो सूर्य वापस भूमध्य रेखा की तरफ जाने के लिए शिफ्ट होता है, तो ITCZ को ये अपने साथ लेके जाता है कहाँ? नीचे की तरफ। तो यहाँ लो प्रेशर होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा, तो हवाएं चलेंगी इस दिशा में। इसको हम कहते हैं क्या? मानसून का लौटना। तो दूसरा कारण क्या हुआ? ITCZ। तीसरा एक जो कारण है वो क्या है?
तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। तिब्बत पठारी प्रदेश है, आपको पता है। पठारी प्रदेश होने के कारण इसका लैंड अधिक है, लैंड मास अधिक है। लैंड मास अधिक होने के कारण ये भी जो भारत का लैंड मास की तरह यहाँ भी क्या है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ये इतना ज़्यादा लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है कि ये जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं उनको अपनी तरफ, जो अरब सागर की जो हवाएं हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो मेनली क्या कारण रहे, तीन हमने मेन कारण पाए। कौन कौन से? एक तो लैंड मास और वाटर बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस, उनकी विशिष्ट ऊष्मा में अंतर, दूसरा ITCZ और तीसरा तिब्बत का पठार। अब वापस आते हैं हम अपने इस मैप की तरफ। देखिए यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है। तो यहाँ से हवाएं चलेंगी इस तरीके से, इसको हम कहते हैं अरब सागर शाखा, को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। हवाओं को जो नाम दिया जाता है वो जिस दिशा से हवा आ रही है उसके आधार पर दिया जाता है। तो भारतीय मानसून का नाम क्या हो गया? ये है अपनी वेस्ट, ये है साउथ। तो भारतीय मानसून का नाम क्या हुआ? साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो ये हुई जनरल जनरल सी मानसून की बातें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जल्दी से अब इसको कवर करेंगे। भारत का मानसून मैंने आपको समझाया, उसी में से राजस्थान को कहां से मानसून की प्राप्ति होती है? राजस्थान को मानसून की प्राप्ति होती है सबसे पहले जो अरब सागर शाखा है उससे, और सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होती है? जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे। ऐसा क्यों? देखिए यहां है अरावली, अरब सागर की साइड से जो हवाएं चलती हैं ये अपने साथ नमी लेके आती हैं, लेकिन ये कैसे? सीधी निकल जाती हैं। ये क्या होता है? सीधी निकल जाती हैं इस तरीके से। तो ये कहाँ कहाँ बारिश करवाती हैं? सिरोही के कुछ हिस्से में, झालावाड़ के कुछ हिस्से में, और चित्तौड़गढ़ साइड, इस साइड थोड़ी बहुत बारिश जहां अवरोध उत्पन्न होता है वहां करवाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा का क्या होता है कि ये जाती है किस तरफ? पूर्वांचल की पहाड़ियों की तरफ, पूर्वांचल की पहाड़ियों की तरफ। वहां से ये टकराती है पूर्वांचल वाली जो पहाड़ियां हैं उनसे। वहां किससे टकराती है? पूर्वांचल की पहाड़ियों से। एक शाखा चलती है बंगाल की खाड़ी की जो आती है राजस्थान की तरफ, और एक शाखा चलती है जो किसकी तरफ जाती है? पूर्वांचल की तरफ। पूर्वांचल में पहाड़ियों से टकराती है मिजो, जो जयंतिया और ये जो पहाड़ियां हैं इनसे, और वहां ये बारिश करवाती हैं। अच्छी खासी बारिश होती है। वहीं एक स्थान पाया जाता है चेरापूंजी जहां भारत की सबसे ज्यादा बारिश होती है। फिर ये हवाएं लौट के किसकी तरफ डाइवर्ट होती हैं? राजस्थान की तरफ। इनको कहा जाता है क्या? मैंने आपको बताया कि हवाएं जिस दिशा से आएंगी उनके अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ेगा। तो इनको क्या कहा जाता है? पुरवैया, क्योंकि ये कहां से आ रही हैं? पूरब की तरफ से। तो पुरवैया भी राजस्थान में क्या करवाएगी? बारिश करवाएगी। अब देखिए, तो एक क्वेश्चन आता है कि सॉरी, राजस्थान को सबसे ज्यादा बारिश कौन सी शाखा से प्राप्त होती है? तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त होती है। एक क्वेश्चन होता है कि राजस्थान को सबसे पहले बारिश किस शाखा से प्राप्त होती है? तो उसका जवाब क्या होगा? कि अरब सागर की शाखा से, खाड़ी की शाखा से जो सबसे पहले बारिश प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अरब सागर जो है 300 से 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पे है, और बंगाल की खाड़ी लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उस शाखा को राजस्थान पहुंचने में लगता है टाइम, और अरब सागर की शाखा राजस्थान जल्दी पहुंचती है। तो राजस्थान में अरब सागर वाली जो शाखा है वो मेन क्या काम करती है? वो काम करती है आर्द्रता बढ़ाने का। आर्द्रता कौन बढ़ाता है? जो अरब सागर की शाखा है वो। लेकिन वो इतनी आर्द्रता नहीं बढ़ पाती है कि वो बारिश करवा पाए। फिर जब बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है तो जो पहले से बादलों में आर्द्रता मौजूद होती है वो जब उनसे मिलती है तो फिर राजस्थान को अपनी बारिश प्राप्त होती है। तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा बेसिक जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा की। ये हमारा राजस्थान, यहाँ अरब सागर, और यहाँ
बंगाल की खाड़ी। देखिए इस शाखा से तो राजस्थान को सबसे पहले बारिश प्राप्त होगी, सबसे पहले, लेकिन ये अरावली के समानांतर निकल जाएगी, तो क्या कार्य करेगी ये राजस्थान में, आर्द्रता बढ़ाने का, आर्द्रता को बढ़ाने का। बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएं, एक इस तरफ जाएगी पूर्वांचल की तरफ, और एक आएगी जो भारत के विशाल मैदान जो कहे जाते हैं उनकी तरफ। ये सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी की शाखा बारिश कहाँ करवाएगी, जिले आपको याद रखने हैं, फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे ज्यादा बारिश करवाती है झालावाड़, है ना। उसके बाद अब कुछ चीजें मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, मानसूनी वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, वो है झालावाड़। लगभग कितनी, 100 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा प्राप्त होती है, जो पूर्वैया आती है उससे भी वर्षा प्राप्त होती है, और जो अरब खाड़ी की अरब सागर की साइड से जो मानसूनी हवाएं आ रही होती हैं उनसे भी इनको वर्षा प्राप्त होती है। कौन से जिले को, झालावाड़ को। इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान कौन सा है, ये तो हुआ जिला, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है हमारा, माउंट आबू, माउंट आबू, लगभग कितनी, 150 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करें अब न्यूनतम की, तो न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है। जब देखिए इस शाखा से पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती, इस शाखा से पश्चिमी राजस्थान में बारिश होती है, लेकिन बारिश धीरे 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 कैसे होती जाती है, कम होती जाती है। तो सबसे अंतिम जिला कौन सा है हमारा, जैसलमेर। तो राजस्थान में सबसे कम मानसूनी वर्षा कौन सा जिला प्राप्त करता है, जैसलमेर। स्थान की बात की जाए तो कम, लगभग 0 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर माना जाता है इसकी जो वर्षा है उसकी प्राप्ति। तो चार चीज हमने क्या याद की, सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़, सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू, सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जैसलमेर, सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कम। तो ये हुई हमारे किसकी बात, स्थानों की। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो मानसून का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है। देखिए मानसून का दिशा तो होती है क्या, साउथ वेस्ट। ये क्वेश्चन आ रखा है RS 3 में, तो आपको याद रखनी है राजस्थान की जो मानसून की दिशा होती है, मैंने बताया कि जिस दिशा से मानसून आ रहा होता है उसी के अनुसार उसका नाम दिया जाता है। तो मानसून की दिशा क्या होती है, साउथ वेस्ट। तो मानसून कैसे बढ़ता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मानसून की बढ़ने की दिशा होती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। लेकिन बात की जाए कि राजस्थान में वर्षा प्राप्ति की दिशा क्या होती है, तो वर्षा सबसे ज्यादा कैसे प्राप्त होती है, सबसे कम मैंने बताया आपको पूर्व पश्चिमी राजस्थान को वर्षा प्राप्त होती है, फिर बढ़ते 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 झालावाड़ तक वर्षा सबसे अधिक प्राप्त होती है। वर्षा कैसे बढ़ती है, वेस्ट नॉर्थ से साउथ ईस्ट की तरफ। ये हुई वर्षा के बढ़ने की दिशा, ये हुई मानसून के बढ़ने की दिशा। तो ये चीजें हमने समझी। अब इसके बाद अगली ऋतु पे हम चलते हैं, कौन सी, शरद ऋतु पे। या उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूं। जैसे एक टर्म आती है कौन सी, मानसून प्रस्फुट, मानसून प्रस्फुट जिसको कहा जाता है। तो मानसूनी वर्षा के दौरान लगभग 15 से 20 दिन ऐसे आते हैं जिनमें वर्षा नहीं हो रही होती, इसको मानसून विच्छेद या प्रस्फुट कहा जाता है। मानसून विच्छेद या प्रस्फुट इस नाम से जाना जाता है। अब अगली हम हमारी है शीत ऋतु, जिसमें हम कौन कौन सी घटनाएं पढ़ेंगे, मानसून का निवर्तन, मानसून लौटेगा, इसके अलावा कार्तिक हीट, कार्तिक माह की हीट या गर्मी जिसको कहा जाता है वो पढ़ेंगे। अगली है हमारी शरद ऋतु। सबसे उसी तरीके से सबसे पहले हम क्या याद करेंगे इसकी, सबसे पहले हम इसके बारे में समयावधि याद करेंगे, शरद ऋतु की समयावधि। उसके बाद इसकी कुछ घटनाएं याद करेंगे, शरद ऋतु की कुछ घटनाएं। शरद ऋतु की जो समयावधि होती है वो होती है अक्टूबर से
अक्टूबर से नवंबर तक। इसके बाद इसमें कुछ इंपोर्टेंट घटनाओं की बात करें तो एक होता है मानसून निवर्तन को कहा जाता है, मानसून निवर्तन पहली घटना। दूसरी घटना है कार्तिक हीट, कार्तिक। तो दो घटनाएं पढ़नी है हमें, कौन कौन सी, मानसून निवर्तन और कार्तिक हीट। जैसे हमने वर्षा ऋतु में कौन सी घटना पढ़ी, मानसून। मानसून एक मौसमी घटना है। मानसून अगर पूछे तो अरबी भाषा का शब्द है मौसम, उससे बना है मानसून, जिसका मतलब होता है कि हवाओं का रिवर्सल। सॉरी। तो मानसून का मतलब क्या होता है, अगर शब्द के हिसाब से देखा जाए तो हवाओं का रिवर्सल। हमने देखा कि हवाएं पहले कहाँ चल रही थी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, फिर बाद में हवाएं लौटेंगी नॉर्थ ईस्ट से वापस साउथ वेस्ट की तरफ। तो हवाओं के रिवर्सल को क्या कहा जाता है, मानसून। अब देखिए, शरद ऋतु समयावधि है अक्टूबर से नवंबर तक। पहली घटना है हमारी मानसून निवर्तन। मानसून निवर्तन कहा जाता है जब मानसून, जैसे ये हमारा भारत देश, यहाँ अरब सागर और यहाँ बंगाल की खाड़ी। मैंने बताया कि गर्मी के महीने में सूर्य यहाँ होता है, तो यहाँ होता है क्या, लो प्रेशर, और यहाँ होता है क्या, हाई प्रेशर। तो हवाएं कैसे चलती हैं, सॉरी, हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर का महीना होता है तो सूर्य वापस कहाँ आने लगता है, भूमध्य रेखा की तरफ। तो यहाँ क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर, और यहाँ क्या होता है, हाई प्रेशर। तो मानसून वापस से, मानसूनी हवाएं कैसे लौटने लगती हैं, इस तरीके से हवाएं लौटने लगती हैं। इसको क्या कहा जाता है, मानसून निवर्तन। तो मानसून के लौटने की घटना क्या कही जाती है, मानसून निवर्तन। अब इस समय क्या होता है, जब मानसून आ रहा होता है तो हवाएं क्या होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठ रही होती हैं और वायुमंडल में जा रही हैं। तो वायुमंडल में हवाओं की जो आर्द्रता होती है वो ज़्यादा होती है, और जो हमारे क्षितिज के पास या भूमि के पास, जमीन के पास आर्द्रता उसकी कम होती है, नमी उनमें कम होती है। लेकिन 2-3 महीने, 2 महीने या 1.5 महीने लगातार बारिश से क्या होता है कि जमीन में नमी बढ़ जाती है। और नमी की एक आदत होती है या एक नेचर होता है क्या, कि वो अपने अंदर ऊष्मा को इकट्ठा करती है। क्या बताया मैंने, कि नमी या जल की एक नेचर होती है कि ये ऊष्मा को अपने अंदर अधिक इकट्ठा करती है और जल्दी गर्म होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन आता है साइंस में कि आप किसी गर्म पानी से या भाप से किससे अधिक जलेंगे, तो आप भाप से अधिक जलेंगे। क्यों, क्योंकि भाप के अंदर क्या है, ऊष्मा अधिक है, उसने ऊष्मा को अपने अंदर क्या है, संरक्षित करके रखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब गर्मियों का जो महीना होता है उसमें जमीन के पास बिल्कुल भी नमी नहीं होती है, वायुमंडल में नमी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें जो गर्मी है वो कम महसूस होती है। जब बारिश होती है तो हमें ठंडा महसूस होता है और गर्मी कम महसूस होती है। लेकिन जब सूर्य यहाँ आ जाता है, सूर्य नीचे भूमध्य रेखा की तरफ आना शिफ्ट होता है, तो यहाँ हाई प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ लो प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनने के कारण यहाँ की जो हवा है वो यहीं रहती है, ऊपर नहीं उठती, और हवा में क्या है, नमी है। तो लगभग 10 से 15 दिन या महीना भर इस तरीके का आता है। कार्तिक माह के महीने में ये घटना होती है कि जब असहनीय गर्मी हमें महसूस होती है। तब तापमान शायद कम हो, लेकिन हवा में ऊष्मा अधिक होने के कारण हमें क्या होती है, तापमान अधिक महसूस होता है, घुटन सी महसूस होती है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कार्तिक हीट। और इसका मेन कारण क्या है, कि वायुमंडल की जो आर्द्रता है, क्योंकि जब जून का महीना था तब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक थी, बादल थे, बादलों में नमी थी और जमीन पे नमी की कमी थी। लेकिन जब सूर्य नीचे शिफ्ट हुआ तो बादल भी अक्टूबर नवंबर के महीने में नहीं होते, तो ऊपर वायुमंडल में नमी क्या हो गई, कम हो गई, जमीन पे नमी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इस कारण से हमें एक घटना महसूस होती है, इसको क्या क्या कहा जाता है, कार्तिक हीट। अब इसके बाद लास्ट है अपनी कौन सी, शरद ऋतु, शीत ऋतु। शीत ऋतु
में एक घटना, पहले इसकी समयावधि वही दिसंबर से लेके और फरवरी मार्च तक, दिसंबर से फरवरी मार्च तक। इसमें हम एक घटना पढ़ते हैं, कौन सी? मावठ को नाम दिया जाता है क्या? मावठ। मैं आपको चीज बताता हूँ, ये यहाँ है हमारा भारत, तरीके से यहाँ अफ्रीका और ये खाड़ी देश। एक घटना होती है जिसको कहा जाता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है? जो वायुमंडल में जो हवाएं चल रही होती हैं, तेज हवाएं। जेट का मतलब क्या होता है? जेट इसको कहते हैं हम, जो बहुत स्पीड से जाए उसको क्या कहा जाता है? जेट। बोलते हैं ना कि जेट की स्पीड से जा रहा है। तो जो वायुमंडल का जो ऊपरी परत है, ट्रोपोपॉज जिसको कहते हैं, उसमें जब हवाएं तेजी से चल रही होती हैं उसको कहा जाता है जेट स्ट्रीम। तो दिसंबर के महीने में क्या होता है, दिसंबर जनवरी के महीने में, कि ये हवाएं इस तरीके से तिब्बत के पठार की तरफ और राजस्थान की तरफ आ रही होती हैं। तो ये क्या करती हैं, इनको देखिए, ये कौन सी दिशा से आ रही हैं? ये आ रही है पश्चिम दिशा से। तो इनका नाम पड़ेगा क्या? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, पहले इसका नाम याद कीजिए, क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। कौन से महीने में? दिसंबर जनवरी के महीने। कहाँ से आ रही होती हैं ये आ रही होती हैं जो लाल सागर, भूमध्य सागर, यहां से आ रही होती है। अब इनके बीच में, भूमध्य सागर और राजस्थान के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी जल राशियां हैं, जैसे अरल सागर है या बाकी और भी हैं। तो उनसे क्या होती है, ये हवाएं नमी लेती हुई आती हैं, जल लेती हुई आती हैं, और उनको आके बारिश कहाँ करवाती हैं? उत्तरी जो भारत है उसमें और राजस्थान में। राजस्थान अपनी कुल वर्षा का लगभग 80% प्राप्त करता है किससे? मानसून से। कितना? 80% किससे प्राप्त करता है? मानसून से। और 90%, 80 से 90%, और 10% जो है वो प्राप्त करता है किससे? मावठ से। तो मावठ, मैंने बताया मावठ क्या है, ये जेट स्ट्रीम की वजह से जो राजस्थान में बारिश हो रही होती है दिसंबर जनवरी के महीने में, उसको क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। और इसका कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? भूमध्य सागर से। अब देखिए, मावठ मैंने बताया कि उत्तरी जो भारत है उसमें और उत्तरी राजस्थान जो है उसमें अधिक वर्षा करवाता है। तो उत्तरी राजस्थान में कौन कौन से जिले? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में बारिश अच्छी प्राप्त होती है। और इस समय कौन सी फसल बोई जा रही होती है? रबी की फसल। तो इसीलिए गेहूं के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बारिश कौन सी मानी जाती है? मावठ। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप। गोल्डन ड्रॉप के नाम से कौन सी को जाना जाता है? मावठ को। तो इसको क्या कहा जाता है? मावठ। और सबसे ज्यादा कौन सी फसल के लिए? गेहूं के लिए, रबी की फसल के लिए राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। भारत में बात की जाए तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उस साइड में। तो ये हुई हमारी कुछ बातें किसके बारे में? मानसून तंत्र के बारे में। तो कल हम एक बार जब अपना अगला सेशन लेके आएंगे, हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान का अपवाद तंत्र, उससे पहले हम एक बार इसको पूरे को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीजें हो सकता है कि आपके मिक्स हो गई हो। एक बार मैं वापस आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ी जलवायु। जलवायु में हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, जलवायु का प्रकार पढ़े, व्यक्तिगत मतों के अनुसार जलवायु के प्रकार पढ़े। फिर हम आए किसकी तरफ? मानसून की तरफ। मानसून से पहले हमने पढ़ी राजस्थान में ऋतु है। ऋतु हमने कितनी प्रकार की पढ़ी? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु। फिर इनकी कुछ घटनाएं पढ़ी, जैसे कि लू। लू अभिवहनी धाराओं के कारण जो घटनाएं, जो हवाएं प्रवाह होती हैं वो। फिर उसके बाद पढ़े हमने क्या? आंधियां। आंधियां समवहनी घटनाओं के, हवाओं के कारण जो घटना होती है उसको क्या कहा जाता है? आंधी। आंधी क्या करती है? टेम्परेचर को कम करती है। लू क्या करती है? टेम्परेचर को बढ़ाता है। फिर इसके बाद आए हम वर्षा ऋतु पर।
वर्षा ऋतु की एक प्रमुख घटना थी कौन सी? मानसून। मानसून क्या है? मौसम का या हवाओं का बदलना क्या है? मानसून। तो मैंने क्या बताया कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है? ट्रेवल करती है, और सूर्य जहाँ होता है वहाँ की हवा गर्म होकर क्या होती है? ऊपर उठती है, तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो किसी स्थान पर अगर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर की साइड से हवा आके वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और ये हवा अपने साथ क्या लेके आती है? नमी लेके आती है, वर्षा की या बारिश की बूंदें लेके आती है, और यहाँ भी ये अवरोध से टकराती है, वहाँ बारिश उत्पन्न होती है। फिर इसमें इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ी अगली शरद ऋतु। शरद ऋतु में हमने क्या पढ़ा? मानसून प्रस्फुट या सॉरी मानसून निवर्तन और कार्तिक हीट। मानसून निवर्तन क्या है कि जब वापस से ITCZ नीचे शिफ्ट हो रहा होता है, तो उसके कारण इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटो वाला जो एरिया है वहाँ हाई प्रेशर बनना वापस स्टार्ट हो जाता है, और नीचे की तरफ लो प्रेशर बनना स्टार्ट होता है, तो हवाएं वापस से लौटना स्टार्ट होती हैं। इसको कहा जाता है मानसून निवर्तन। इसके बाद हमारे राजस्थान के मानसून पे, राजस्थान को सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। फिर सबसे ज़्यादा आर्द्रता राजस्थान को कौन सी खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है? अरब सागर की शाखा से, जो कि अरावली के समानांतर सीधे निकल जाती है। सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है कम, और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है जैसलमेर। फिर इसके बाद हमने पढ़ी कौन सी? शीत ऋतु। शीत ऋतु में हमने एक घटना पढ़ी, कौन सी? जेट स्ट्रीम के कारण जो भूमध्य सागर से हवाएं राजस्थान की ओर आ रही होती हैं, वो अपने साथ जो रास्ते में जो जल राशियां आती हैं उनसे जल लेते हुए कहाँ बारिश करवाती हैं? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाके में। तो ये हुई हमारी कौन सी? राजस्थान का जलवायु और मानसून तंत्र। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप ऐसे ही डेली क्लासेस देखना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अफवाह तंत्र के साथ। थैंक यू।